हेलो एवरीवन। सो Q2 के बिजनेस अपडेट आए हैं कुछ कंपनीज के, दो वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री से, एक रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री से। सो इनका बिजनेस अपडेट देखेंगे कैसा अपडेट है, एंड उसके बाद आगे का आउटलुक समझेंगे, वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करेंगे कि कैसी ओवरऑल डील लगती है FY26 प्लस FY27 के बेसिस पे। तो सबसे पहले V2 रिटेल का बिजनेस अपडेट आया है। अब V2 रिटेल का जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था FY26, तब कंपनी का गाइडेंस था 45 से 50% की ग्रोथ का। Q1 में उन्होंने ऑलरेडी उस गाइडेंस को बीट किया, एंड मतलब कंपनी ने गाइडेंस एक तरीके से रेंज वो हटा दिया, 45 हटा के मैनेजमेंट का कहना था 50% की ग्रोथ का। अब सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने Q2 में ओवरऑल कितना रेवेन्यू का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो जैसे अगर आप ये अपडेट देखोगे, मैनेजमेंट का कहना है सेकंड क्वार्टर में 705 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब कि 86% की ग्रोथ आई है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। अब Q2 में एक तो आपका जो दुर्गा पूजा है ना, जो नवरात्रे वगैरह है, वो इस बार प्रीपोन हो गए। लास्ट ईयर आपके Q3 में थे अक्टूबर में, इस बार आपका 10 to 15 डेज वो पहले हो गया, प्रीपोनमेंट हो गया। तो ऐसे नंबर्स आएंगे, मतलब ग्रोथ वगैरह अच्छी रहेगी, ये तो पहले से एंटिसिपेटेड था। लेकिन इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस कंपनी दिखाएगी, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, एंड उसी की वजह से आपने मार्केट का रिएक्शन भी देखा, जो मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया स्टॉक के ऊपर। सो 86% की ग्रोथ है टॉप लाइन में। एसएसजी कंपनी का 23% से ग्रो किया है। अब इनका गाइडेंस कितना था इस साल के लिए? 10% का। और Q2 क्योंकि आपका वो दुर्गा फेस्टिवल पहले हो गया, तो इसलिए एक एडिशनल बूस्ट मिला कंपनी को, वरना नॉर्मलाइज एसएसजी अगर हम देखें तो 10% है, मतलब जितना गाइडेंस था उतना ही इन्होंने रिपोर्ट किया है। इस तरीके की ग्रोथ V2 रिटेल क्यों रिपोर्ट कर पा रहा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का लो बेस था तो लो बेस के ऊपर ऐसा एडवांटेज मिला है। लास्ट ईयर लो बेस के ऊपर भी कंपनी ने 64-65% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। उससे पिछले साल में जाओगे आप तो भी कंपनी ने 20-25% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। मतलब हाई बेस के ऊपर कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ऐसी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है V2 रिटेल। तो उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे हमने लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया कि एक तो जो इनका असॉर्टमेंट है वो बहुत बहुत सुपर एफिशिएंट होता है, एग्जीक्यूशन अलग ही लेवल का है कंपनी का, डेटा को बहुत अच्छे से यूज करती है ये कंपनी। मतलब इनके जो कस्टमर्स हैं उनके 40 से 45 ऐसे डेटा पॉइंट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स कंपनी मॉनिटर करती है, एंड उसके बाद जाके ये अपना स्टोर एक्सपेंशन प्लान करती है कि स्टोर हमको किस लोकेशन में रखना है, स्टोर का साइज कितना होना चाहिए। और क्योंकि ये कंपनी मतलब चाहे V2 रिटेल हो, बजाज स्टाइल हो, ये पूरे फैमिली की नीड्स को केटर करते हैं, चाहे यंग जनरेशन हो, मैन हो, वुमेन हो, किड्स हो, पूरे फैमिली की नीड को केटर करते हैं। तो उसमें असॉर्टमेंट बहुत क्रिटिकल होता है कि किस सीजन के अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में कौन से कलर का, कौन से साइज का, कौन सा डिजाइन आप कितना ज्यादा शो कर रहे हो। तो रिटेल बिजनेस एक्चुअली भी देखने में लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसीलिए देखोगे पास्ट में बहुत सारे ऐसे रिटेल बिजनेसेस हैं जो एक टाइम के बाद ना फेल हो जाते हैं, मतलब उनका वैसा ग्रोथ नहीं होता। क्योंकि जब आप एक्सपैंड करने जाते हो ना, तो इतने सारे मैट्रिक्स को इतना ग्रैनुलर लेवल पे मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी उसको 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 मॉनिटर करते रहना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होती है, जो V2 रिटेल पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली करता आ रहा है। एंड आई मीन अलग ही लेवल का एग्जीक्यूशन चल रहा है कंपनी का, हैट्स ऑफ इनकी मैनेजमेंट को। सो वही हमको नंबर्स में दिख रहा है। सेल्स पर स्क्वायर फीट इनका आप देखोगे तो 938 है इस क्वार्टर के अंदर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको एक नंबर टर्म्स में नेगेटिव वाइब आ सकता है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था सेल्स पर स्क्वायर फीट कंपनी का 960 था, जबकि पिछले साल Q1 में 1060 था। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से भी कम हो गया, 960 से 938 आ गया। तो देखने में लगेगा कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट गिर रहा है, घट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। ये बिजनेस बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। आई मीन पिछले पूरे साल में V2 रिटेल ने लगभग 70 से 75 स्टोर्स ओपन करे थे। इस सिर्फ एक क्वार्टर में Q2 के अंदर कंपनी ने 43 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं। और पूरे H1 अगर आप देखोगे तो कंपनी 70 स्टोर्स ओपन कर चुकी है, अगर हम 6 मंथ्स की बात करें। यानी जितना आपने पिछले पूरे साल में किया था उतना इस साल आप सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर कर चुके हो। तो आपका जो स्क्वायर फीट का मतलब कि जो टोटल रिटेल एरिया है ना, वो ही इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहा है कि आपका पर स्क्वायर फीट सेल्स का नंबर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। वरना ऐसा डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो तो आपको एसएसजी का नंबर दिखा ही रहा है ना कि 23% की एसएसजी की ग्रोथ है कंपनी में। देन बाकी और चीजें हमने डिस्कस कर ही ली है। 6 मंथ्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का 68% के आसपास है पूरे H1 के अंदर। तो ये नंबर्स हैं V2 रिटेल के। अब आई मीन ये चीज क्लियरली दिखती है कि जो इनका पहले गाइडेंस था ना 45 से 50%, फिर इसको बढ़ा करके उन्होंने 50% किया। कंपनी इस नंबर से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नंबर रिपोर्ट करेगी पूरे फुल ईयर बेसिस पे, क्योंकि H1 में ऑलरेडी आप 68% का ग्रोथ रिपोर्ट कर चुके हो। मतलब ये 1334 करोड़। पिछले पूरे साल में कंपनी का रेवेन्यू था 1884 करोड़, 1884 करोड़। यानी कि इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपका H1 में आ गया है। और H2 जो है इस कंपनी का, या फिर Q3 Q4 जो है इस कंपनी का, वो सितंबर
अदर क्वार्टर से बहुत अच्छा होता है। तो आई मीन अगर हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेके चले ना तो 60% के आसपास का ग्रोथ ये कंपनी काफी आराम से रिपोर्ट कर सकती है। और यहीं पे ना थोड़ा सा मतलब काफी वो बेसब्री से इंतजार होगा इनकी कॉन कॉल का, जब भी इनका फुल रिजल्ट आएगा, मैनेजमेंट कॉन कॉल करेगा, क्योंकि बहुत हाई चांस है मैनेजमेंट इस बार गाइडेंस को इंक्रीज करेगा, करना ही चाहिए बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस आप दिखा चुके हो। देन प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि ये गाइडेंस तो उन्होंने पहले ही दे दिया था कि इस बार हमारे जो सारे क्वार्टर्स है ना, 4 के 4 क्वार्टर वो प्रॉफिटेबल होंगे। पिछले बार Q2 इनका लॉस में था, आई थिंक 2 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था। लेकिन इस बार एक तो इबिटा मार्जिन पे पॉजिटिव गाइडेंस है, 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा। और दूसरा, मैनेजमेंट ने पहले बोला है कि हमारे सारे क्वार्टर जो है वो प्रॉफिटेबल होंगे। प्लस ये जो अपडेट आया है Q2 वाला, इसमें मैनेजमेंट ने बोला है कि इतना अच्छा डिमांड, इतना अच्छा फुटफॉल था हमारे स्टोर में कि हमको मार्कडाउन बहुत कम करना पड़ा। मार्कडाउन का मतलब क्या होता है कि एमआरपी पे ज्यादा माल मैंने बेचा है, एमआरपी से कम रेट पे मुझे नहीं बेचना पड़ा, क्योंकि फुटफॉल इतना अच्छा हो रहा है, डिमांड इतना अच्छा आ रहा है, तो मैं क्यों अननेसेसरी डिस्काउंट दूं, प्रमोशन ऑफर दूं। तो मार्कडाउन अगर कम है यानी कि मेरे मार्जिन या तो बेटर रहेंगे या फिर और इंप्रूव होगा इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो एक तो प्रॉफिटेबल रहेगा क्वार्टर। अब ये देखना होगा कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ एक्चुअली कितना पैट का नंबर कंपनी रिपोर्ट करती है। एंड देन अगर आप कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करके चलो ना कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी ज्यादा मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है हमको। लास्ट ईयर कंपनी का पैट मार्जिन था 3.8% के आसपास। लेट्स अज्यूम कि इबिटा मार्जिन ये बोल रहे हैं कि 15% तक जाएगा, लेकिन पैट मार्जिन हम अज्यूम करते हैं कि सेम ही रहेगा, लास्ट ईयर की जितना ही रहेगा। स्टिल कंपनी का जो इस साल का पैट बन रहा है ना, वो 120 से 130 करोड़ के बीच में बन रहा है। ये हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहे हैं बिकॉज ये कंपनी उससे बहुत बेटर नंबर रिपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आपका फुल ईयर का पैट कितना हो गया, 120 से 130 करोड़। लास्ट ईयर आपका पैट कितना था, 72 करोड़। सो ऑलमोस्ट आपका 70 से 75% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अर्निंग के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर। एंड इससे आपका फॉरवर्ड पी कितना बनता है, फॉरवर्ड पी आ जाता है आपका 60 से 65 के बीच में। और पैग रेशियो कितना आता है, बिकॉज पी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैग रेशियो। पी तो आपको 60-70 का किसी भी स्टॉक का हाई लगेगा, लेकिन अगर बिजनेस की अर्निंग ग्रोथ इतनी अच्छी है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। ये मैटर नहीं करता कि पी 30 का है या 60 का है। तो अर्निंग ग्रोथ और पैग रेशियो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है। तो पैग रेशियो जब आप इसका देखोगे ना तो 0.8 से 0.9 का पैग रेशियो बनता है इस बिजनेस का। सो ये ऐसा बिजनेस है जो ऐसा नहीं कि टर्न अराउंड कर रहा है, पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी सुपर कंसिस्टेंट है। ऑलमोस्ट 40-45% से ये बिजनेस ग्रो किया है पिछले 3 साल के अंदर। प्रॉफिट की ग्रोथ 100% पे रही है कंपनी की लास्ट 3 इयर्स के अंदर। और नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में भी मैनेजमेंट का बहुत बुलिश गाइडेंस है। इनका कहना है 45 से 50% के रेट से हम काफी आराम से ग्रो कर सकते हैं अगले 3-4-5 साल के अंदर। पैन इंडिया रिटेलर बनने का इनका एस्पिरेशन है। पूरे इंडस्ट्री में सबसे फास्ट रेट पे कंपनी ग्रो कर रही है। सो सिर्फ आज हम सितंबर में बैठे हैं और सिर्फ अगर हम अगले 6 मंथ्स का ये फोरकास्ट देखें ना, फॉरवर्ड पी, पैग रेशियो वगैरह, तो 0.8-0.9 का बनता है जिस बिजनेस के इस तरीके के फंडामेंटल से। तो डील वहीं से समझ में आता है किस तरीके की डील है ओवरऑल। प्लस एक और चीज है, जो पिछला 1-1.25 साल जो मार्केट में करेक्शन हुआ है ना, पूरे मार्केट के अंदर हम बात करें हर एक इंडस्ट्री के अंदर, उसमें क्या हुआ है कि कई इंडस्ट्री में, कई सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस जिनके फंडामेंटल्स एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं पास्ट के कंपैरिजन में, वो उनके स्टॉक भी गिर गए हैं। मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री में मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई है, लेकिन माइक्रो लेवल पे उन बिजनेसेस का परफॉर्मेंस और इंप्रूव भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने उनके स्टॉक को रिएक्ट किया, करेक्ट किया है। तो इसकी वजह से अगर आप FY27 या FY28 की अर्निंग्स भी देखते हो ना, तो वो और ल्यूक्रेटिव हो जाती है। ये तो हमने सिर्फ FY26 का देखा है। FY27 में भी कंपनी आराम से 50-60% पे ग्रो कर सकती है। सेम इनका गाइडेंस है FY28, मतलब 3-4-5 साल का गाइडेंस दिया है ना इन्होंने। तो आप 2-3 साल का व्यू लेके अगर आप चलोगे ना, तो वैल्यूएशन एक्चुअली बहुत ऐसे अच्छे बिजनेसेस हैं काफी सारे सेक्टर्स के अंदर जो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छे देते हैं। हाँ, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि उनका अर्निंग ग्रोथ वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और आज के बेसिस पे क्या उतनी सर्टेनिटी है, उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी है। V2 रिटेल के केस में तो बिल्कुल चीजें लगती है आज जहां पे जो चीजें स्टैंड करती है कि कंपनी वो गाइडेंस बिल्कुल आराम से अचीव कर सकती है। बाकी यहाँ हमको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है। एक और इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशन अगर हम देख रहे हैं, पीई देख रहे हैं, पैग रेशियो देख रहे हैं, एक और चीज अगर हम V2 रिटेल को कंपेयर करें EV टू इबिटा के बेसिस पे, बिकॉज फिर क्या होगा ना कि आप इसको सेक्टर में सारे प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं इस सेक्टर में जो लॉस मेकिंग है, तो उनके लिए EV टू इबिटा आपको देखना पड़ेगा। V2 रिटेल का करंट EV टू इबिटा आपको दिखेगा 28 का है, 29 का है, इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। लेकिन अगेन इसको भी अगर हम 6 मंथ्स अर्निंग के बेसिस पे कंपेयर करें, सो लास्ट ईयर आई थिंक कंपनी का जो इबिटा था वो 250 to
260 करोड़ के आसपास था। इस साल अगर ये कंपनी 3000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करती है, हालांकि इससे अच्छा ही करना चाहिए जैसा इनका ट्रेंड चल रहा है, हमने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है। सो 3000 करोड़ का अगर इनका रेवेन्यू आता है और मार्जिन पे अगेन इनका गाइडेंस है कि मार्जिन इंप्रूव होगा, लेकिन हम सेम मार्जिन लेके चल रहे हैं जो लास्ट ईयर था 14%। तो 14% का मार्जिन, रेवेन्यू बेस 3000 करोड़, आपका इबिट्टा आता है अराउंड 420 करोड़। तो ईवी टू इबिट्टा इनका लेस देन 20 हो जाता है, जो आज हमको 29 दिख रहा है। ये आपको बिल्कुल कुछ प्लेयर से दिखेगा या इंडस्ट्री एवरेज से दिखेगा ज्यादा है, लेकिन जैसा ग्रोथ और जैसी परफॉर्मेंस है इनकी, अभी भी बहुत सारे प्लेयर से ये काफी अंडर वैल्यूड है। चाहे आप ट्रेंड के साथ कंपेयर करो, इवन वी मार्ट के साथ आप कंपेयर करो, जो फंडामेंटल में गैप है और जो इस कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है उसके अकॉर्डिंग अभी भी काफी अंडर वैल्यूड लगता है उन प्लेयर्स के कंपैरिजन में। सो ये हम वही पॉइंट है कि हम सिर्फ 6 मंथ के बेसिस पे देख रहे हैं। जितना आप आगे का फोरकास्ट देखोगे ना, उतना ज्यादा डील और अच्छी होती जाती है वी2 रिटेल की। तो ये पूरा डील बनता है। और अभी ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, प्लस पास्ट में जो इनकम टैक्स में बजट में जो रिलीफ दिया था मिडिल क्लास को गवर्नमेंट ने, इन सबके एडवांटेजेस मिलने तो अभी स्टार्ट हुए हैं। ये तो सिर्फ 9-10 डेज का एक एक्स्ट्रा सेल्स बूस्ट देखा है हमने वी2 रिटेल की तरफ से। अगला जो अक्टूबर है आपका पूरा, फिर उसके बाद में वेडिंग सीजन है, Q4 में एंड ऑफ सीजन सेल है, तो ये पूरा अगला 1-1.5 साल जो है ये इन सारे कंजम्पशन कंपनीज के लिए, चाहे फैशन रिटेल हो, आपका रिटेल ज्वेलरी हो, या आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवीजन हो, ये सारी कंपनीज बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी, ऐसा पूरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी यहाँ अपडेट अच्छा है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं बाजार स्टाइल की, वी2 रिटेल का कॉम्पिटिटर। सो बाजार स्टाइल का भी जो इनिशियल गाइडेंस दिया था इन्होंने FY 26 के लिए, वो इनका था अराउंड 20 से 25% की ग्रोथ का। बट Q1 में कंपनी ने काफी अच्छा नंबर रिपोर्ट किया, अराउंड आई थिंक 37-38% का ग्रोथ था कंपनी का। एंड इन्होंने गाइडेंस एक तरीके से 20-25% को बढ़ा करके 25% कर दिया था। अब इनका देखते हैं कि Q2 में कैसे अपडेट दिया है कंपनी ने। सो सेल्स ग्रोथ आया है कंपनी का 71%, ये Q2 की हम बात कर रहे हैं। बाजार स्टाइल का जो ज्योग्राफिक प्रेजेंस है ना, ये एक इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है इस तरीके के सीजन में। तो जब भी दुर्गा पूजा और ईद, ये दोनों अगर प्रीपोन या पोस्टपोन होते हैं ना, उसका इंपैक्ट इनके बिजनेस पे बहुत पड़ता है। जैसे ईद हमने देखा इस बार Q1 से प्रीपोन होके Q4 में हो गया, तो Q1 में कंपनी को उसको थोड़ा सा इंपैक्ट आया, लेकिन हालांकि उसके बाद भी इन्होंने 37% का ग्रोथ दिखाया था। Q2 में दुर्गा पूजा आपका शिफ्ट हुआ, जिसका एडवांटेज मिला, और 71% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है सेल्स के अंदर। पूरा H1 अगर आप देखोगे तो 55% की ग्रोथ है। मतलब गाइडेंस कितना था 25%, लेकिन 55% की ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। अब एक्चुअली में क्या है ना कि बाजार स्टाइल को बहुत बार हम क्या करते हैं कि वी2 रिटेल से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। सो वी2 रिटेल को ना हम किसी बिजनेस के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो एक अलग ही लीग में प्ले कर रहे हैं। जो उनकी कंसिस्टेंसी है, जो उनका एग्जीक्यूशन है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, वो अलग ही लेवल का है, अनमैचेबल है। तो उसको अगर आप किसी भी बिजनेस के साथ कंपेयर करने जाओगे तो दूसरा बिजनेस खराब ही दिखेगा आपको। सो वी2 रिटेल अनडाउटेडली पूरे सेक्टर का, इंडस्ट्री का इस मोमेंट पे बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर है। लेकिन बाजार स्टाइल के परफॉर्मेंस को भी हमको इंडिविजुअल लेवल पे देखना पड़ेगा। और 71% का ग्रोथ नंबर खराब नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। हाँ, आप टेक्निकली बोल सकते हो ये पॉइंट कि इनका तो ज्योग्राफिक प्रेजेंस वेस्ट बंगाल में ही है, और दुर्गा पूजा का जो प्रीपोनमेंट हुआ उससे इनको ज्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए था इन कंपैरिजन टू वी2 रिटेल। तो वहां अंडर परफॉर्मेंस है। बट वही है ना, अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो ये बिजनेस ऐसा लगेगा बहुत खराब कर रहा है, बट ये खराब नहीं कर रहा है। 71% की ग्रोथ है। और पूरा फर्स्ट हाफ अगर आप देखो Q1 प्लस Q2, तो कंपनी ने 55% का ग्रोथ दिखाया। गाइडेंस था 25%, मतलब गाइडेंस से मैंने मोर देन डबल किया अपने फर्स्ट हाफ के अंदर। देन सेल्स पर स्क्वायर फीट कंपनी का 22% से इंक्रीज हुआ है Q2 के अंदर, और पूरा फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे 12% का इंक्रीज है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें तो 250 है बाजार स्टाइल का। अभी 2-3 क्वार्टर पहले तक आप देखोगे ना, तो बाजार स्टाइल और वी2 रिटेल के टोटल स्टोर्स में ऑलमोस्ट 30 से 40 स्टोर का गैप होता था। बाजार स्टाइल के 30-40 स्टोर ज्यादा थे, लेकिन वी2 रिटेल ने जो एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, एक क्वार्टर में कंपनी 40-50 स्टोर ओपन करती जा रही है। इनका तो पूरे साल का गाइडेंस था बाजार स्टाइल का कि 40 से 50 स्टोर ओपन करेंगे। सो अभी वी2 रिटेल का स्टोर काउंट बढ़ गया है, 259 हो गया, इनका 250 है। बाजार स्टाइल ने फर्स्ट हाफ में 42 स्टोर्स ओपन कर लिए। इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 20 न्यू स्टोर्स ओपन करे। मतलब पूरे साल का गाइडेंस इनका भी काफी उसको बीट कर सकते हैं स्टोर एक्सपेंशन के फ्रंट पे, बिकॉज 40 से 50 था, 42 तो 6 मंथ्स के अंदर कर दिया। अभी जो ये फेस्टिव पीरियड है, इसमें कंपनी बहुत आराम से 50 तक पहुंच सकती है। तो जो फुल ईयर का नंबर है वो कंपनी का हायर साइड पे रहेगा, 60-70 के आसपास। वी2 रिटेल का भी उनका जो स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था, पहले 100 था, लास्ट क्वार्टर में उसको बढ़ा के उन्होंने 120-125 के आसपास किया है। अभी एक रिसेंट आर्टिकल में उनके जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि
200 स्टोर्स तक हम ओपन कर सकते हैं। तो मतलब V2 रिटेल भी स्टोर और एक्सपेंशन वाले काउंट पे अपने गाइडेंस को बढ़ाता जा रहा है। तो दोनों बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं। देन इनका SSG अगर हम देखें तो 22% की ग्रोथ है Q2 के अंदर। नॉर्मलाइज ग्रोथ अगर हम देखने जाए तो 19% है, यानी कि वो दुर्गा पूजा को एक्सक्लूड करके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो SSG में ना इन्होंने V2 रिटेल को आउट परफॉर्म किया, लेकिन इसका मेन रीजन वही है कि जो इनका प्रेजेंस है, ज्योग्राफिक प्रेजेंस जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोर रेवेन्यू वहीं से आता है। तो इसकी वजह से इनको एक एडवांटेज मिला है कि वहां पे ज्यादा अच्छा SSG कंपनी इस क्वार्टर में रिपोर्ट कर पाई है। और SSG का इनका गाइडेंस था पूरे साल का 8 से 10%, फर्स्ट हाफ में 10% पे है कंपनी, यानी कि अपने गाइडेंस के अपर रेंज पे इन्होंने नंबर रिपोर्ट किया। तो ये पूरा बिजनेस अपडेट आया है बजाज स्टाइल का। अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अब इनका वो पॉइंट बिल्कुल बनता है कि जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था 20 से 25%, फिर उसको किया 25%, और कंपनी का फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 55% है। तो बिल्कुल सेम पॉइंट V2 रिटेल जैसा कि इनका भी गाइडेंस बढ़ाने का पूरा चांस है जब भी कंपनी का कॉन कॉल वगैरह होगा Q2 के रिजल्ट के बाद में। क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले पूरे साल में इस कंपनी ने लगभग 1340 1350 के आसपास रेवेन्यू किया था पूरे साल में। अभी फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी आपका 910 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, यानी पिछले पूरे साल का 67 से 70% आपने 6 मंथ्स के अंदर कर दिया। तो आई मीन मोस्ट लाइकली आप आने वाले क्वार्टर्स में इसको और इंक्रीज करोगे, बट इस पे भी अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर के चलें, एंड बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो Q3 Q4 में ये कंपनी अपने पूरे साल का 55 से 60% रेवेन्यू करती है। सो लेट्स अज्यूम कि अगर कंपनी इस साल थोड़ा सा कम करती है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलते हैं, तो भी इस कंपनी का पूरे साल का जो रेवेन्यू एस्टिमेट है ना वो 1800 से 1900 करोड़ के बीच में बनता है। यानी कि जो इनका अभी गाइडेंस है 25%, एक्चुअली में कंपनी काफी आराम से 35% तक का ग्रोथ दिखा सकती है अपने रेवेन्यू के अंदर। देन इन्होंने भी प्रॉफिटेबिलिटी पे गाइडेंस दिया है कि सारे क्वार्टर जो है हमारे चारों के चारों क्वार्टर्स पैट पॉजिटिव होगा। अभी बीच में बजाज स्टाइल को इसलिए भी कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि लास्ट ईयर इनके काफी सारे ऐसे क्वार्टर थे जहां पे इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन वो अकाउंटिंग लॉस था, एक्चुअली में बिजनेस में लॉस नहीं था। प्री इंडेस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल थी। एंड इस साल का तो कंपनी का कहना है कि पोस्ट इंडेक्स में भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा अक्रॉस क्वार्टर्स। और पैट मार्जिन का भी गाइडेंस दिया है इन्होंने, 2 से 3% का पैट मार्जिन का गाइडेंस है बजाज स्टाइल का। सो अज्यूमिंग कि अगर कंपनी 1900 करोड़ का रेवेन्यू करती है तो अगर 2% का भी पैट मार्जिन आता है तो आपका पूरे साल का जो पैट है वो 38 करोड़ हो जाता है। पिछले पूरे साल में कंपनी का पैट था 15 करोड़, मतलब YOY लेवल पे 2.5 टाइम का ग्रोथ आ सकता है कंपनी के पैट के अंदर। और अगर इन्होंने 3% का पैट मार्जिन कर दिया, जो कि गाइडेंस है इनका 2 से 3% का रेंज का, तो एक्चुअल पैट हो जाएगा कंपनी का 55 से 58 करोड़ के बीच में, यानी 3.5 से 4 टाइम का ग्रोथ हम देख सकते हैं बाजार स्टाइल के पैट के अंदर। और अगर आप उसका फॉरवर्ड पी देखने जाओगे तो 70-75 के अराउंड बनता है। पैग रेशियो देखने जाएंगे तो 0.5 से 0.6 के आसपास बनता है। सो पॉइंट क्या है कि मैं V2 रिटेल से इसको डायरेक्टली कंपेयर करने जाऊंगा तो मुझे बहुत खराब दिखेगा बजाज स्टाइल एज अ बिजनेस, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि V2 रिटेल तो बेस्ट प्लेयर है, वो तो है ही, उसको तो आसपास भी कोई नहीं है, बट बाजार स्टाइल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कंपनी भी लास्ट 3-4 ईयर से कंसिस्टेंटली 35-40% से ग्रो करती हुई आई है। प्रॉफिट की कंपाउंडिंग 70% है। अगले 2 से 3 साल में इस बिजनेस का भी गाइडेंस है कि हम 25% पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। बट एक्चुअली में जो इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन है, जैसा डिमांड हम देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू फैशन रिटेल के अंदर प्ले करते हैं, पूरी इंडस्ट्री 15-16 पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है। क्यों? बिकॉज इसमें सबसे बड़ा जो शिफ्ट चल रहा है ना वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ चल रहा है। 70 से 80% वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री में अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास मार्केट शेयर है। सेम जैसा हमने रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर देखा ना लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, और अभी भी जो चल रहा है इस इंडस्ट्री में, अभी वो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आने वाले 4-5 साल के अंदर कुछ वीक ईयर्स भी रहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है, जैसे 1-2 क्वार्टर पहले तक हम देखते थे कि ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे स्लो डाउन था, बट V2 रिटेल बजाज स्टाइल फिर भी 25-40-50% पे ग्रो कर रहे थे, बिकॉज मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। मे बी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को छोड़ करके इन ब्रांडेड प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे एक्सपेंशन भी वहीं कर रहे हैं टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज के अंदर। तो उसका एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज रहेगा इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर, और वैल्यूएशन ऑफकोर्स जैसे हमने डिस्कस किया काफी लुक्रेटिव लगता है। देन EV टू बिट्टा के बेसिस पे भी अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो बाजार स्टाइल का जो वैल्यूएशन है ना वो काफी डिस्काउंट पे है अगर हम इसको वी मार्ट या ट्रेंड के साथ में कंपेयर करें, जबकि बिजनेस हर एक क्वार्टर में उन दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है। आज इनका EBITDA अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 192 करोड़ का है। इस साल का इनका गाइडेंस है कि हम 15% तक लेके जाएंगे अपने मार्जिन को, बट लेट्स अज्यूम कि कंपनी 14% का ही EBITDA करती है, तो भी इस कंपनी का जो फुल ईयर का जो EBITDA है ना FY26 का वो 250 करोड़ के आसपास होता है। यानी फॉरवर्ड EV टू EBITDA इस स्टॉक का 13 से 14 के रेंज में है, और इंडस्ट्री का एवरेज ही 14 के आसपास चल रहा है। तो
ये वैसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली काफी अच्छा कर रहा है, 25-30% की ग्रोथ बहुत आराम से बिजनेस डिलीवर कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती जा रही है। मार्जिन के लिए इन्होंने मीडियम टर्म का गाइडेंस दिया है कि 10% तक हमारा EBITDA मार्जिन जाएगा, और वैल्यूएशन भी उसके साथ में हम देखें तो काफी लुक्रेटिव लगता है। सो V2 रिटेल, बाजार स्टाइल दोनों काफी बेस्ट प्लेयर हैं पूरे वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। जैसे हमने रिटेल ज्वेलरी में देखा ना कि पूरी इंडस्ट्री अच्छी कर रही है तो 2-3 प्लेयर के साथ में उस पूरी थीम को प्ले किया जा सकता है। सेम वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर भी वैसा ही है, बिकॉज हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सो उसमें सिर्फ एक बड़े प्लेयर को अगर मैं दूसरे प्लेयर के साथ कंपेयर करने जाऊंगा तो दूसरा प्लेयर मुझे बहुत वीक दिखेगा, जो कि बाजार स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, बहुत खराब बिजनेस मान लें। बिजनेस की कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, हर एक चीज में बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसको आउट परफॉर्म करता है हर एक क्वार्टर में। सो आई मीन दो बेस्ट प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री के, दोनों के साथ में एक्चुअली में प्ले किया जा सकता है। तो ये पूरा डिस्कशन था बाजार स्टाइल के ऊपर। अब बात करते हैं तीसरे रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री से जो अपडेट आया है पीएन गडगिल का। सो पीएन गडगिल ने बेसिकली Q2 का बिजनेस अपडेट नहीं दिया है। इन्होंने जो नवरात्रि का और दशहरा, ये जो फेस्टिव सीजन गया है आपका, इसके ऊपर एक अपना सेल्स का अपडेट दिया है, बिजनेस का अपडेट दिया है। तो इनका बिजनेस अपडेट अगर हम देखें, मैनेजमेंट का कहना है कि 618 करोड़ का सेल्स किया है हमने, ये 9 से 10 डेज का जो पीरियड गया है अभी, और इसमें ग्रोथ कितनी है YOY लेवल पे 65% की। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो ग्रोथ है 65% का, ये अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। लेकिन मेरे को इसमें ये समझना पड़ेगा कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ लास्ट ईयर के लो बेस के ऊपर। मतलब लास्ट ईयर नवरात्रि और दशहरा का पीरियड नहीं था इस टाइम पे, नवरात्रि दशहरा आपके Q3 के अंदर था, अक्टूबर के मंथ में था। तो उसका एक तो मुझे हायर नंबर दिख रहा है। दूसरा एक और चीज क्या है कि लास्ट ईयर ना उस टाइम पे, ये 20 सितंबर से लेकर के जो आपका टाइम था, आपका श्राद्ध का पीरियड चल रहा था। तो मतलब उस टाइम पे तो वैसे भी इतनी शॉपिंग नहीं होती, कंज्यूमर सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक ही रहता है। तो ये दोनों फैक्टर हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। बट हाँ, 65% का ग्रोथ का नंबर आपको ये क्या दिखा रहा है कि जो पास्ट के कुछ वीक्स में, मंथ्स में हम सुन रहे थे कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और थोड़ा सा ऐसा फियर आ रहा था इन्वेस्टर्स को कि मे बी रिटेल ज्वेलरी कंपनीज जो हैं या गोल्ड कंपनीज जो हैं उनका ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, डिमांड पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ये नंबर हमको ये दिखा रहा है कि एज सच इतना नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस 50% बढ़ गए हैं लास्ट 1 ईयर में, 18% बढ़ गए हैं लास्ट क्वार्टर में। उसके बाद भी हमारा अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे गोल्ड में, वो 10% है। यानी कि ऐसा नहीं कि वैल्यू ग्रोथ से आया है, वॉल्यूम ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन भी 10% रहा है गोल्ड ज्वेलरी के अंदर, जो कि एक काफी पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसके साथ में कंपनी का जो स्टड ज्वेलरी की सेल्स देखें उसमें 47% की ग्रोथ है। ये हमने लास्ट 2 क्वार्टर में सेनको के साथ में, कल्याण के साथ में भी देखा है कि जैसे लास्ट ईयर मतलब 2024 में जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तब कंज्यूमर शिफ्ट कर रहे थे गोल्ड डायमंड ज्वेलरी से गोल्ड ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि उनको ऐसा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके हमको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और डायमंड में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहां पे प्राइस काफी ज्यादा फॉल हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा एलिवेटेड हो गए कि थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। प्लस डायमंड के प्राइस में भी थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब कंज्यूमर डायमंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो डायमंड में लास्ट 2-3 क्वार्टर में काफी अच्छा ग्रोथ है। सिल्वर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आया है कंपनी का। मतलब अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज अगर हम देखें तो काफी अच्छा बिजनेस अपडेट दिया है कंपनी ने। देन लास्ट ईयर जैसे पीएन गडगिल ने नवरात्रि के 9 डेज के अंदर अपने 9 न्यू स्टोर्स ओपन किया था, इस साल भी कंपनी ने टोटल 10 नए स्टोर्स ओपन करे हैं। 6 स्टोर्स हैं इनके खुद के, पीएन गडगिल का ब्रांड जो है, और बाकी इन्होंने 4 स्टोर्स ओपन किए हैं, शॉपिंग शॉप स्टोर ओपन किया है। इनका जो सब ब्रांड है लाइट स्टाइल बाय पीएनजी, उसके शॉपिंग शॉप क्या होता है कि मतलब पीएन गडगिल का खुद का एक स्टोर है, उसी के अंदर एक इन्होंने अपना सब ब्रांड का एक आउटलेट बना दिया है। इससे एडवांटेज क्या है, अभी आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है तो फुटफॉल वैसे ही स्ट्रांग रहेगा, और क्योंकि आपका वो नया ब्रांड है, कंज्यूमर में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो फुटफॉल एक तरीके से आपको हेल्प करेगा उस ब्रांड को पेनेट्रेट करने में, उसकी मार्केटिंग करने में। तो उस तरीके से कंपनी ने अभी 10 स्टोर्स ओपन करे हैं ये पूरे नवरात्रि वाले पीरियड में। सो ये अपडेट है पीएन गडगिल का। अब इनका अपडेट आई मीन अच्छा है, लेकिन मैं इतना बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं पर्सनली एक्चुअली वेट करूंगा इनके पूरे रिजल्ट का, बिकॉज लास्ट ईयर Q2 में ना 2 चीजें हैं जो हमको देखनी है। पहला तो लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट, लास्ट ईयर का बेस थोड़ा सा हाई है बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी कम हुआ था, सडन डिमांड हमको देखने को मिली थी। बहुत सारे रिटेल ज्वेलर्स का कहना था कि मिनी धनतेरस हमने देखा, तो एक तो हायर बेस है लास्ट ईयर का। दूसरा, गोल्ड के प्राइसेस 50% बढ़ गए हैं,
YOY लेवल पे। और Q2 में कुछ कुछ रिटेल ज्वेलर ने ये बोला है कि थोड़ा सा डिमांड में हमको सॉफ्टनेस देखने को मिली है। तो ओवरऑल पूरा Q2 कैसा गया है वो भी देखना होगा पीएन गडगिल के लिए। हालांकि इन्होंने अपने कॉन कॉल में बताया था कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि 25 से 30% का ग्रोथ हम फुल ईयर बेसिस पे कर सकते हैं, और ये अपडेट भी अच्छा है। तो अच्छा अपडेट है, कॉन्फिडेंट और बड़ा है पीएन गडगिल के बिजनेस आउटलुक को लेकर के। बट हाँ, रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। बाकी वो जो फैशन रिटेलर्स हैं, B2 रिटेल, बजाज स्टाइल, उनका तो बहुत अच्छा अपडेट है। और आप फ्यूचर वैल्यूएशन आउटलुक अगर देखोगे FY26 के बेसिस पे, FY27 के बेसिस पे, तो डील और ज्यादा लुक्रेटिव लगती है। अगेन वही पॉइंट कि वो जो GST रैशनलाइजेशन और वो जो बजट में जो टैक्स बेनिफिट मिला है मिडिल क्लास को, उसका बेनिफिट ओवरऑल अभी मिलना स्टार्ट हुआ है। अगला 1 से 1.5 साल ये पूरा जो कंजम्पशन वाला सेगमेंट है ना, उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। एंड हमको फोकस करना है उन प्लेयर्स के ऊपर जो पूरी इंडस्ट्री से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सो ये पूरा अपडेट था। बाकी ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।